नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं शशि शेखर की पाठशाला। आज हम बात करेंगे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बैलगाड़ी से चंद्रयान-3 तक का सफ़र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनको-एस्पार था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान उपग्रहों को शुरू करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, भू-स्थिर कक्षा में उपग्रहों को रखने के लिए ध्रुवीय कक्षाओं और भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये रॉकेट कई संचार उपग्रहों और पृथ्वी अवलोकन गगन और IRNSS की तरह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तैनात किया। उपग्रह का शुभारंभ किया गया। जनवरी 2014 में इसरो सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक GSLV-D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया। इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर S सोमनाथ हैं। आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक व अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। उसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान भेजा, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना। दुनिया के साथ ही एशिया में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने के लिए इसरो चौथे स्थान पर रहा। भविष्य की योजनाओं में शामिल GSLV-MK3 के विकास, भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए ULV एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, मानव अंतरिक्ष चंद्र अन्वेषण, ग्रहों के बीच जांच और एक सौर मिशन अंतरिक्ष यान के विकास आदि हैं। इसरो को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग 1 वर्ष बाद इसने 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोस्टैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित किया। जून 2016 तक इसरो 20 अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है और इसके द्वारा उसने अब तक 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। भारत का अंतरिक्ष संबंधी अनुभव बहुत पुराना है। भारत चीन के बीच रेशम मार्ग से विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। जब टीपू सुल्तान द्वारा मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को खदेड़ने में रॉकेट के प्रयोग को देखकर विलियम कंग्रीव प्रभावित हुआ, तो उसने 1804 में कंग्रीव रॉकेट का आविष्कार किया। रॉकेट पड़ोसी देश चीन का आविष्कार था और आतिशबाजी के रूप में पहली बार प्रयोग में लाया गया। आज के आधुनिक तोपखानों की मंगल भाटी ने खोज की। 1947 में अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्ति होने के बाद भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिक भारत की रॉकेट तकनीक के सुरक्षा क्षेत्र में उपयोग एवं अनुसंधान एवं विकास की संभाव्यता की वजह से विख्यात हुए। भारत जनसांख्यिकी की दृष्टि से विशाल होने की वजह से दूरसंचार के क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रहों की
प्राथमिक संभाव्यता को देखते हुए भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। 1900 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है। वे वैज्ञानिक कल्पना एवं राष्ट्रनायक के रूप में जाने गए। 1957 में स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद उन्होंने कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगिता को भांपा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम भाग माना, 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रखा। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक होमी भाभा, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसमें डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। जापान और यूरोप को छोड़कर हर मुख्य अंतरिक्ष कार्यक्रम की तरह भारत ने अपने विदित सैनिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को सक्षम कराने में लगाने के बजाय कृत्रिम उपग्रहों को प्रक्षेपण में समर्थ बनाने के उद्देश्य हेतु किया। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना के साथ ही इसने अनुसंधित रॉकेट का प्रक्षेपण शुरू कर दिया, जिसमें भूमध्य रेखा की समीपता वरदान साबित हुई। ये सभी नवस्थापित थुम्बा भूमध्य रॉकेट अनुसंधान केंद्र से प्रक्षेपित किए गए, जो कि दक्षिण केरल में तिरुवनंतपुरम के समीप स्थित है। शुरुआत में अमेरिका एवं फ्रांस के अनुसंधित रॉकेट क्रमशः नाइक, अपाचे और कैंटोर की तरह ऊपरी दबाव का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किए गए, जब तक कि प्रशांत महासागर में पोत आधारित अनुसंधित रॉकेटों के अध्ययन शुरू न हुआ। ये इंग्लैंड और रूस की तर्ज पर बनाए गए। फिर भी पहले दिन से ही अंतरिक्ष कार्यक्रम की विकासशील देशी तकनीक की उच्च महत्वाकांक्षा थी। इसके चलते भारत ने ठोस ईंधन का प्रयोग करके अपने अनुसंधित रॉकेट का निर्माण शुरू कर दिया, जिससे रोहिणी की संज्ञा दी गई। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देशी तकनीक की आवश्यकता एवं कच्चे माल एवं तकनीक आपूर्ति में भावी अस्थिरता की संभावना को भांपते हुए प्रत्येक माल आपूर्ति मार्ग, प्रक्रिया एवं तकनीक को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न किया। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी कार्यक्रम ने अधिक संकुल एवं बृहदाकार रॉकेट का प्रक्षेपण जारी रखा, अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता चला गया और इसे परमाणु ऊर्जा विभाग से विभाजित कर अपना अलग ही सरकारी विभाग दे दिया। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इनको-स्पार कार्यक्रम से 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया, जो कि प्रारंभ में अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत कार्यरत था। परिणाम स्वरूप जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। 2003 के दशक में डॉक्टर साराभाई ने टेलीविज़न के सीधे प्रसारण के जैसे बहुल अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कृत्रिम उपग्रहों की संभाव्यता के संदर्भ में नासा के साथ प्रारंभिक अध्ययन में हिस्सा लिया और अध्ययन से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि प्रसारण के लिए यही सबसे सस्ता और सरल साधन है। शुरुआत से ही उपग्रहों को भारत में लाने के फायदों को ध्यान में रखकर साराभाई और इसरो ने मिलकर एक स्वतंत्र प्रक्षेपण वाहन का निर्माण किया, जो कि कृत्रिम उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने एवं भविष्य में बृहत प्रक्षेपण वाहनों के निर्माण के लिए आवश्यक अभ्यास उपलब्ध कराने में सक्षम था। रोहिणी श्रेणी के साथ ठोस मोटर बनाने में भारत की क्षमता को परखते हुए अन्य देशों ने भी समानांतर कार्यक्रमों के लिए ठोस रॉकेट का उपयोग बेहतर समझा। इसरो ने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन की आधारभूत संरचना एवं तकनीक का निर्माण आरंभ कर दिया। अमेरिका के स्काउट रॉकेट से प्रभावित होकर वाहन को चतुस्तरीय ठोस वाहन का रूप दिया गया। इस दौरान भारत ने भविष्य में संचार की आवश्यकता एवं दूर संचार का पूर्वानुमान लगाते हुए उपग्रह के लिए तकनीक का विकास प्रारंभ कर दिया। भारत की अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा 1975 में रूस के सहयोग से इसके कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से शुरू हुई। 1979 तक नव स्थापित द्वितीय प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से
SLV प्रक्षेपण के लिए तैयार हो चुका था। द्वितीय स्तरीय असफलता के वजह से इसका 1979 में प्रथम प्रक्षेपण सफल नहीं हो पाया था। 1980 तक इस समस्या का निवारण कर लिया गया। भारत का देश में प्रथम निर्मित कृत्रिम उपग्रह रोहिणी प्रथम प्रक्षेपित किया गया। सोवियत संघ और भारत के बूस्टर तकनीक के क्षेत्र में सहयोग का अमेरिका द्वारा परमाणु अप्रसार नीति की आड़ में काफ़ी प्रतिरोध किया गया। 1992 में भारतीय संस्था इसरो और सोवियत संस्था ग्लासकोमोस पर प्रतिबंध की धमकी दी गई। इन धमकियों की वजह से सोवियत संघ ने इस सहयोग से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सोवियत संघ क्रायोजेनिक लिक्विड रॉकेट इंजन तो भारत को देने के लिए तैयार था, लेकिन इसके निर्माण से जुड़ी तकनीक देने को तैयार नहीं हुआ, जो भारत सोवियत संघ से खरीदना चाहता था। इस असहयोग का परिणाम यह हुआ कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करते हुए भी सोवियत संघ से बेहतर स्वदेशी तकनीक 2 सालों के अथक शोध के बाद विकसित कर ली। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण भू अस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान की D5 उड़ान में किया। अंतरिक्ष में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी, इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर रचा। इतिहास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रक्षेपण यान PSLV ने श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एक एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यहाँ से करीब 125 किलोमीटर दूर हरिकोटा से एक ही प्रक्षेपास्त्र के जरिए रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। जानकारी के अनुसार इन 104 उपग्रहों में भारत के 3 और विदेशों के 101 सैटेलाइट शामिल हुए। भारत ने एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला पहला देश बन गया। प्रक्षेपण यान 2 स्टेज टू ऑर्बिट पूरी तरह से पुनः उपयोग योग्य लॉन्च वाहन को साकार करने की ओर यह पहला कदम है। इसमें प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन की एक श्रृंखला की कल्पना की गई है। इस प्रयोजन के लिए एक विंग रीयूजेबल लॉन्च वाहन टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर RLV-TD कॉन्फ़िगर किया गया है। RLV-TD विभिन्न तकनीकों जैसे हाइपरसोनिक फ्लाइट, स्वायत्त लैंडिंग, पावर क्रूज फ्लाइट और एयर श्वास प्रणोदन का उपयोग करते हुए हाइपरसोनिक उड़ान के लिए उड़ान परीक्षण के रूप में कार्य करेगा। सबसे पहले प्रदर्शन परीक्षणों की श्रृंखला हाइपरसोनिक फ्लाइट प्रयोग है। भारत के भविष्य की अंतरिक्ष शटल का एक मानव रहित संस्करण 20 मई को थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर अंतिम रूप दिया गया। RLV-TD का अंतरिक्ष विमान हिस्सा लगभग तैयार है। अब हम उसकी बाहरी सतह पर विशेष टाइलें लगाने की प्रक्रिया में हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान तीव्र गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए आवश्यक है। VSC के निदेशक एवं M चंद्रनाथन ने कहा कि इसरो ने फरवरी 2016 के लिए हरिकोटा स्पेसपोर्ट के पहले लॉन्च पैड से प्रोटोटाइप टेस्ट फ्लाइट करने की योजना बनाई, लेकिन निर्माण की समाप्ति के आधार पर तारीख को अंतिम रूप दिया गया। प्रस्तावित RLV 2 भागों में बनाया गया। एक मानवयुक्त अंतरिक्ष विमान का